नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक निर्देश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सब समाज की भागीदारी रही। जिला करनाल के गांव सालवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने महाराणा प्रताप को नमन करते हुए कहा कि वे केवल योद्धा ही नहीं बल्कि स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान के जीवंत प्रतीक हैं। युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। आज मुझे देश, समाज और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपना जीवन लगा देने वाले मां भारती के वीर सपूत महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर आने का यहां सालवन में मुझे अवसर मिला है। मैं सबसे पहले सर्वप्रथम मैं उस महान योद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने इस राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। मुझे गर्व है कि आज की युवा पीढ़ी महाराणा प्रताप जी जैसे नायकों को अपना आदर्श मान रही है। हमें अपने बच्चों को इतिहास की तारीखें नहीं बल्कि इतिहास की चेतना और चेतावनी दोनों सिखाने की आवश्यकता है। उन्हें बताने की है कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र हित सर्वोपरि है। महाराणा प्रताप जी की तरह कि हमें भी अपने मूल्यों, संस्कृति और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। हमें अपने संविधान की, जिसमें महान नायकों के विचारों को, मूल्यों को लिखा गया है, उसकी रक्षा हमने करनी है। आज इस अवसर के ऊपर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर हमारे विधायक महोदय जी ने मांग पत्र रखा है और हमारे समाज के प्रधान जी ने भी एक मांग पत्र मुझे दिया है और हमारे पंचायत की तरफ से भी मांग पत्र आया है। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी मांगे मेरे को लिख करके दी गई हैं, इन सब मांगों को विभाग में भेज करके इनकी विजिबिलिटी चेक करा करके इनको करने का काम वो किया जाएगा। मुझे खुशी है आज जब मैं सालवन में आया हूं, सालवन में मेरे को कहा गया कि असंध में एक एचएसवीपी का सेक्टर काटा जाए। हमारे विधायक जी ने इसकी मांग की है, इसकी भी विजिबिलिटी चेक करवा करके वहां पर सेक्टर का निर्माण करवाया जाएगा। सालवन गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम मोहन सिंह मुंडाड़ जी के नाम से मैं करने की घोषणा करता हूं। गांव सालवन के बीच से निकल रही ड्रेन को, जो हमारे विधायक जी ने बड़ी मांग रखी है कि उसको पक्का करने का काम किया जाए, इसकी भी विजिबिलिटी चेक करा करके पक्का करवाने का काम ये हम करेंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। विधायक जी ने एक और कहा, असंध में महाराणा प्रताप धर्मशाला बनवाने के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। यदि ग्राम पंचायत सालवन जमीन उपलब्ध कराती है तो एक खेल स्टेडियम का निर्माण करने की भी मैं घोषणा करता हूं। असंध विधानसभा के लिए, क्योंकि आज ऐसे महान व्यक्तित्व की जयंती के ऊपर हम एकत्र आए हैं, असंध विधानसभा क्षेत्र की 54 सड़कें जो 186 किलोमीटर बढ़ती हैं, उनके लिए। और बड़ी खबर को रुख कर लेते हैं, जहां हरियाणा के 2 जिलों में आज तेज बारिश होने वाली है। 11 जिलों में बादल छाए रहेंगे, जहां हरियाणा के 9 जगहों पर बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 2 जून तक मौसम खराब रहने की संभावना बताई जा रही है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, जहां पर हरियाणा में लगातार गर्मी से लोग जूझ रहे थे, तो अब राहत की खबर ये आई है कि अब बारिश होने वाली है। लेकिन इसके अलावा भी कई तरह की दिक्कतें भी देखिए बारिश की वजह से जरूर
शुरू हो जाती है। किसानों को भी फसलों को लेकर जरूर चिंता सताने लगी है, लेकिन बताते चले कि मौसम विभाग ने पहले से अलर्ट जारी कर दिया, जिसके लिए सभी व्यवस्थाएं अब किसान भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। 2 जिलों में आज तेज बारिश हो सकती है। 11 जिलों में बादल छाए रहेंगे और इसके साथ साथ 9 जगहों पर बारिश के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। 2 जून तक का समय बताया गया है, यानी 2 जून तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा कई भी ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हुई है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और लगातार जिस तरह से लोग गर्मी से जूझ रहे थे, और अब कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने ये राहत भरी जानकारी साझा की है, जहां आज 11 जिलों में बादल छाए रहेंगे, तो वहीं 2 जिलों में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। और अगली खबर चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है। साथ ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर और सांसद मोहम्मद ओवैसी की तारीफ भी की है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ने तारीफ करते हुए कहा कि दोनों सांसदों ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर जबरदस्त तरीके से देश का पक्ष रखा है, और ऐसा वही लोग करते हैं जिनके दिल में देश बसता है और देश भावना होती है। और जो लोग ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके अंदर देश भावना नहीं है। तो वही शशि थरूर और मोहम्मद ओवैसी ने दुनिया के सामने देश के 127 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व किया है। शरीर में देशभक्ति की भावना भरी है, वही इंसान को कर सकता है। वो किसी भी पार्टी का है, किसी भी दल का है, जो देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो देश को विकसित राष्ट्र देखना देखते हैं, वो इसी प्रकार का काम करते हैं। और ओवैसी ने और शशि थरूर ने जो देश के 140 करोड़ लोगों की जो भावना है, उनका सम्मान किया है। और जो इसके विरोध में बोलते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बोलते हैं, उनके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है। विपक्षी नेता चाहे राहुल गांधी है, चाहे कोई और भी, जो इस प्रकार की भाषा बोलेंगे, इस लोकतंत्र की व्यवस्था में सभी लोगों को सरकार चुनने का मौका मिलेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनेंगे और उन लोगों को क्या जवाब देने का। मुख्यमंत्री राज सिंह सैनी की साथी के घायल हुए ग्रामीण। जी हां, आपको बता दें, सालवर गांव से लौटते समय मुख्यमंत्री का काफिला अचानक गांव फफराना व जलमाना में रोका, जहां ग्रामीणों का हालचाल मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आए। और इसके साथ साथ युवाओं ने मुख्यमंत्री के साथ फोटो भी खिंचवाई। यमुना नदी के नगली घाट पर 2 राज्यों को जोड़ने वाले ओवरब्रिज के निर्माण के कार्य के लिए अरिंदाओं की शिकायत मिली है, जिस पर विजिलेंस विभाग की टीम जांच के लिए चंडीगढ़ से रातौर पहुंची। आपको बताते चले कि विजिलेंस अधिकारी जस्सी के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण सामग्री के नमूने लिए और उसे जांच के लिए अपने साथ ले गए। यह कार्रवाई शिकायतकर्ता चिराग सिंगल की शिकायत पर की गई है। नगली पुल जो है 2019 में बनना शुरू हुआ था और 2021 तक बनकर कंप्लीट होना था, और 2022 तक इस काम को जो अभी तक आपके सामने है ये कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब तक ये पुल चालू नहीं किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि जो सड़क का काम है, चाहे यमुनानगर से आने वाली सड़क हो और यूपी की तरफ जाने वाली सड़क हो, उसका काम अब तक टच भी नहीं किया गया। और मैंने कंप्लेंट की थी कि इसकी जो गुणवत्ता है उसमें भी कमियां हैं, उसकी जांच की जाए। साथ में जो माइनिंग हो रही है आसपास के एरिया में, अपस्ट्रीम में सिर्फ 250 मीटर पे माइनिंग है और डाउन स्ट्रीम में सिर्फ 500 मीटर पे माइनिंग है, जबकि एज पर गाइडलाइन अपस्ट्रीम में मिनिमम 500 मीटर और डाउन स्ट्रीम में मिनिमम 1 किलोमीटर की माइनिंग नहीं हो सकती। तो ये ओपन काम यहाँ पे चल रहा है माइनिंग का, लगातार आप देख रहे हैं। उसके अलावा कुछ जगह पे दरारें भी अभी मेरे को मिली है, हम लोगों ने सैंपल लिए हैं, कुछ जगह दरारें हैं जो नीचे के पिलर हैं उसमें भी। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, ये लगभग 1.5 महीने से कार्रवाई एसीबी की चल रही है, तीसरी विजिट है एसीबी की जो चंडीगढ़ से टीम आ रही है। तो ये क्लियर मंशा थी अधिकारियों की काम को डिले करने की, और जो पता लगा है हमें कि काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग की वजह से इन्होंने जानबूझ के रुका हुआ था, ताकि ये जो माइनिंग दोनों चल रही है चलती रहे और अधिकारियों को इसमें कुछ हिस्सा मिल रहा था। और इसकी वजह से, क्योंकि अगर पुल चल जाता तो ये माइनिंग यहां से बंद हो जाती दोनों की दोनों। तो ये सबसे बड़ा कारण जो हमें पता लगा है। दूसरा, अधिकारी जो है, इसमें 57 करोड़ का टोटल बजट था,
जिसमें से 54 करोड़ रुपए की पेमेंट ऑलरेडी ठेकेदार को 2022 तक कर चुके हैं, जबकि पुल अभी तक चला नहीं है, सड़कें अभी तक बनी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसे आपने कैसे पैसा दे दिया। एसपी सिद्धार्थ जैन का फतेहाबाद के तबादला होने के बाद नशा माफिया के खिलाफ जिला पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस द्वारा विशेष अभियान के दौरान नशा माफिया पर आपराधिक मामले दर्ज कर पुणे जेल के सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। और आज रतिया में दोपहर के समय एसपी सिद्धार्थ जैन ने भारी पुलिस बल के साथ आज पैदल मार्च निकाला और सदर बेस सिटी थाने का निरीक्षण किया। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी सिद्धार्थ जैन ने कहा कि नशा बेचने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जिनको ये नहीं पता कि कब किस तरह की बात करनी चाहिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो लोग सिंदूर ऑपरेशन पर भी उंगली उठाने लगे, वो अपने आप के भी है कि नहीं है? सर्वदलीय बैठक हुई थी, सर्वदलीय बैठक में सबका निर्णय था। कुछ लोग जो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, जो आज उनसे पूछना चाह रहा हूँ, जब सर्वदलीय बैठक हुई उसमें तुमने क्या तय किया था? कोई कहता कि इस देश का संक्षेप होगा, कोई कहता इसका संक्षेप होगा। देखिए, पैदल गश्त करने से क्या होता है, तो है ना, आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास होता है। तो वही विश्वास पैदा करने के लिए हम पैदल गश्त करते हैं लगातार। और ये एक बार की एक्टिविटी नहीं है, जैसा कि आपको लगभग 1 महीने में देख लिया है कि प्रतिदिन पैदल गश्त करते हैं और सीनियर अधिकारी पैदल गश्त करते हैं। तो सभी कर्मचारियों को मोटिवेशन मिलता है और इससे थोड़ा इलाके को जानने में भी सहूलियत होती है। तो इसी उद्देश्य से आज पैदल गश्त की जा रही है। और आगे बढ़ेंगे जहां हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने जो है पंचकुला में उच्च स्तरीय जांच समिति का जो है बैठक किया है। और ऐसे में आपको बता दें इसकी अध्यक्षता की है, जिससे कि अब तय हुआ है कि प्रदेश में 50 करोड़ रुपए की लागत से जो है दवाइयों और आधुनिक चिकित्सा उपकरण खरीदे जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए के टेंडर्स को मंजूरी दी है। और ऐसे में 10 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत वाली जो है 19 FSS मशीन लगाई जाएंगी, जिसके लिए ये मशीनें डेंगू के मरीजों के लिए इलाज में इस्तेमाल होगा। और इसी के साथ साथ दूसरे साधनों के लिए भी इस खरीद को मंजूरी दी गई है। और भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने शिरकत की, जहां पर उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनी। और इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा प्रदेश न केवल इसे लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है, बल्कि उद्यमिता का स्लैब लागू करने के मामले में भी हरियाणा पहला राज्य बनने जा रहा है। ऐसा योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक के कक्षा से पढ़ने वाले बच्चों को उद्यमिता के सिलेबस के तहत 3 महीनों की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग पे मीटिंगों का दौर चल रहा है और देश सबसे पहले इसे लागू करने का कार्य हरियाणा राज्य करेगा। इसके लिए सिलेक्शन बनकर तैयार हो चुका है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो हमारे टीचर्स ने मेहनत की है और ये कहते हैं कि स्कूल में टीचर नहीं है, तब ऐसी परिस्थिति में भी जब हमारे स्कूल का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छे हो गया, उसके बराबर उसके ऊपर अगर मैं ये बात कहूँ साइंस विंग में हम 1.5% ज्यादा अच्छा रिजल्ट हमारा प्राइवेट स्कूल से। इसलिए हम लोग जो प्राइवेट स्कूल की बात करते रहते, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। शिक्षा सबका अधिकार है, वो ले, वो कहीं भी ले, मगर सरकार ने भी एक अच्छी व्यवस्था खड़ी की है। आप 8-10 हजार रुपये महीना कहीं देते हैं, आप फ्री में बहुत अच्छी सुविधा सरकार ने उपलब्ध कराई है। और ये जो वहम रहता था कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई है, सरकारी स्कूल में अच्छी नहीं है, अब वो भी सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, प्लस CBSE से भी सिर्फ 5% पीछे हमारा रिजल्ट है, सिर्फ 5%। उसको भी हम लोग कवर करेंगे और ज्यादा अच्छे हमारे स्कूल में एजुकेशन आए।
हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन नए रक्षा मंत्री अनिल विज ने आज अंबाला छावनी में अपने आवास पर अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुनी और संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश भी दिए। अंबाला छावनी बीडी फ्लोर क्षेत्र से आई बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसके मकान का केस कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट ने उसके हक में निर्णय दिया था, मगर इसके बावजूद कुछ लोगों ने जो है जबरन उनका सामान बाहर फेंकते हुए उसे घर से निकाल दिया और मंत्री अनिल विज ने इस पर मौके पर मौजूद डीएसपी को जो है लिखित शिकायत पर मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के हिसार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर सात रोड कैंट के पास मस्मात कॉलोनी में एक 10वीं कक्षा के छात्र दीक्षित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी छात्र ने रिवॉल्वर से दीक्षित को मौत के घाट उतार दिया, जहां पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और आरोपी छात्र को तलाश में जुटी हुई है। मृतक छात्र अपने परिवार में इकलौता बेटा था और उसकी मौत से परिवार में शोक की लहर है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसएचओ सदर हिसार ने सूचना दी थी कि हनुमान नगर के पीछे रेलवे स्टेशन सातरोज पर झाड़ियों में एक मर्डर हो गया। इस सूचना पर हम मौका पर पहुंचे। इलाका बावदूद रेलवे था। मौका पर डेड बॉडी नहीं थी क्योंकि वो पब्लिक ने उठा के उसको जिंदल हॉस्पिटल लेके थे। उसको मौका पर सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई, घटनास्थल का मुआयना किया। अभी तो यही बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे वहां मिलने के लिए आए थे और आरोपी ने अपने दादा की बंदूक, उसका दादा फौजी है जो बैंक में नौकरी करता है, उसकी बंदूक घर से उठा लिया और दोनों बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया। उसने झगड़े में गोली मार दी। स्कूल की रंजिश थी 9th क्लास की पिछली साल की, वो भी सिर्फ डेस्क में आगे पीछे बैठने की रंजिश थी और कोई बड़ी रंजिश नहीं है। अभी तो पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, हम कागज पूरी हो चुके हैं, उसके वारिस हमारे पास हैं। पोस्टमार्टम के बाद आरोपी की तलाश में हमारी 3-4 टीमें निकली हुई है। शाम तक हम राउंड अप कर लेंगे। और पुंडरी के गांव मटरवा केडी के 17 वर्षीय तन्मय की नहर में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद गांव में मातम छा गया। बताया जा रहा है कि बुधवार शाम को तन्मय अपने 3 साथियों, जिनकी उम्र 12 से 14 साल थी, उसके साथ गांव के साथ लगती नहर पर की तरह घूम रहे थे और जबकि शेष तीनों साथी नहर के किनारे बैठ गए और तन्मय नहर में नहाने उतर गया। तभी नहर के गहरे गड्ढे में भरे ज्यादा पानी में तन्मय डूब गया। बच्चों ने जाकर घर बताया भी नहीं और इसकी चर्चा भी नहीं की। जब सुबह ग्रामीणों ने बच्चों पर दबाव बनाया तो उस समय बच्चों ने तन्मय के डूब जाने की बात बताई। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि शिकायतें मिली थी कि इन सड़कों का इस्तेमाल खनन सामग्री की अवैध आवाजाही के लिए किया जा रहा है, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और आसपास के आवासीय जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है और इसकी जांच की गई। विलेज में 2 रास्ते जिनकी जो मान्य एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय में भी इनकी पिटीशन दायर की गई थी, उन मामलों में हमने तहकीकात की, बाकी विषय उसमें चल रहे हैं। पर उसमें प्राइमा फेसी विजिट एडी साहब की कमेटी बनाई गई थी। कमेटी की रिपोर्ट का अवलोकन किया। उसके बाद सीईसी की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। मैं खुद मौके पे गया, एसपी साहब ने भी उसका निरीक्षण किया। तो उसके बाद जो अलग अलग विभागों की उसमें सरपंच को हमने निलंबित किया और उनकी अभी एक नियमित जांच जो है वो एडीसी कर रहे हैं। और खबर सिरसा के एलानाबाद से, जहां पर गांव नीमला के सरपंच की दुर्घटना में हुई मौत के कारण खाली पड़े पद के लिए उपचुनाव 15 जून को होगा। इसके अलावा ग्राम पंचायत मिठनपुरा में 2 व्रताखेड़ा और राधया सिंह थेड़ व करीवाला पंचायत में पंच के एक रिक्त पदों के लिए भी उपचुनाव 15 जून को प्रस्तावित है। वहीं बुधवार को गांव निमला में
सरपंच पद की प्रत्याशी के तौर पर 3 नामांकन दाखिल किए गए हैं और इसके अलावा ग्राम पंचायत लठनपुरा में पंचों के 2 रिक्त पदों के लिए एक नामांकन दाखिल किया गया। 30 मई को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि और इसके बाद 31 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 2 जून तक नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे, जिसके बाद 15 जून को मतदान होगा। ओलंपियन तीरंदाज हरविंदर सिंह राष्ट्रपति से पद्मश्री सम्मान पाने के लिए अपने शहर चिक्का पहुंचे, जहां पर पहुंचने पर उनका जोर शोरों से स्वागत किया गया। स्वागत में बीजेपी नेता और पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने हरविंदर सिंह के लिए उनके समर्थकों सहित एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हरविंदर सिंह को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पद्मश्री हरविंदर सिंह ने अपने जीवन संघर्ष के बारे में बताते हुए कहा कि उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में काफी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। देखिए, सरदार हरविंदर सिंह जी ने जो हमारे गुला चिरा का मान सम्मान बताया है, इससे हमारे प्रदेश का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ता है, क्योंकि एक ओलंपिक में खेल के जीत के आना, इस बच्चे की हिम्मत इतनी थी कि मैं इस बात को मैं क्या कहूं कि जो जिनके अंदर जुनून होता है, जिन्होंने अपने समाज के लिए कुछ करना है, क्योंकि एक लाइन में मैं बात पूरी करूं, गरीब या आम परिवार में घर जन्म लेना, गरीब के घर जन्म लेना भी कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मरना पाप है। हिम्मत करे तो हिम्मत करके कितना आगे बढ़ रहा है हमारा भाई। बहुत खुशी हो रही है और जर्नी भी एज ए स्पोर्ट पर्सन मैं कहूँ तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहती हैं, लेकिन सारा कुछ जो पूरे इलाके की जो गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ साथ सारा कुछ अच्छा हो जाता है। जैसे लगातार खेलता रहूँ मैं स्पोर्ट की वजह से, मेडल जीतता रहूँ और मुझे एज ए रिवार्ड मुझे अवार्ड भी मिल रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। जी देखिए, सर्कमस्टांसेस जैसे एक खिलाड़ी के तौर पर सबसे पहले जो चीज़ें आने आती हैं वो फाइनेंस। तो शुरू में काफ़ी दिक्कत थी, लेकिन मैंने नेशनल मेडल जीते थे, तो हरियाणा सरकार से मुझे मेडल से कैश अवार्ड मिला, तो उससे मैंने आगे स्पोर्ट्स में मैंने अच्छा इक्विपमेंट खरीदा, तो उसके बाद लगातार मेडल आते रहे, देश के लिए खेलता रहा। कालोनी में हुड्डा विभाग की ओर से स्टेट बैंक के नजदीक 2 दिन पहले झुग्गी झोपड़ी हटाने का मामला आया, लेकिन विभाग द्वारा कब्जाधारकों को 7 दिन का समय दिया गया, अन्यथा 7 दिन के बाद वहां पर पीला पंजा चलाने की बात अधिकारियों ने कही। झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हल्का नेता प्रदीप जैन की दुकान पर पहुंचे, तो प्रदीप जैन ने अधिकारियों से बात की और उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा से भी उक्त मामले में बात की। गोविंद कांडा ने कहा, आश्वासन दिया कि इन लोगों से एक पत्र लेकर मुझे भिजवाए, अधिकारियों से बात करके इनका समय दिलवाया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि प्रदीप जैन के पास लेके आए जी, हमारी जो झुग्गियां हैं वो उठा रहे हैं, हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, गर्मी का टाइम है जी, इन्होंने हमारे को 7 दिन का टाइम दिया है। 7 दिन में देखो जी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा जी, गर्मी का टाइम है, हम कहीं जगह देखेंगे, आपका प्लाट देखेंगे, कोई ऐसे तो नहीं जी हमारे कोई घर मकान है। देखो जी हमें एक झुग्गी झोपड़े वाले, हमारे को कम से कम जी 60 साल हो गए, 60 सालों से हम पुराने व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, तो देखिए जी हमारे को पहले हमारे पे एक्शन आया था, कल पुलिस आई थी जी, हमारे को थोड़ा सा समस्या में ज्यादा कर रहे थे जी। आज हम जैन साहब के पास आए हैं, इन्होंने हमारे को टाइम कुछ दिया है, 7 दिन में देखो जी हम कुछ नहीं कर सकते। हम इसके पास जो समस्या लेके आए प्रदीप जैन के पास, भाई हम बहुत गरीब आदमी, हम इधर 50 साल से रह रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे परसों पुलिस हम ये समस्या लेके आए हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, झुग्गियां झुपड़ियां आए हैं, अब हम कहाँ जाए, एक डर के मारे भाई हमने बस हफ्ते का टाइम हमारे डांगा उंगा दिखाने लग रहे थे, धक्का धोरी हो रहे थे, डर के मारे हमने बस टाइम हफ्ता बाद लिया। अब 4 दिन हो गए जगह ढूंढते हुए, जगह हमारे को लभी नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।